नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साउथ चाइना सी के बारे में आपने अक्सर बहुत सुना होगा और अक्सर जो न्यूज़ में रहता है वो यही रहता है कि चाइना ने आज इस आइलैंड के ऊपर क्लेम किया, चाइना ने आज इस पर्टिकुलर रीफ के ऊपर क्लेम किया, राइट। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि साउथ चाइना सी आखिरकार भारत के लिए रणनीतिक तौर से लाजमी क्यों है, अहम क्यों है, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड यूएस, चाइना और एशियान का यहाँ पर क्या रोल है। और बेसिकली ये तीन कंट्रीज़ के रोल को समझते हुए हमें समझना होगा कि इंडिया का यहाँ पर अगर रोल इंपॉर्टेंट है तो वो क्यों है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की आपके ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको कि आप अवेल कर सकते हैं। हर कोर्स की डेमो वीडियो अवेलेबल है। सो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको जाके देखिए और इसको बाय कीजिए। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साउथ चाइना सी के कुछ जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। ये एक मार्जिनल सी है विच इज़ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। मार्जिनल सी यानी कि ये एक बड़े ओशन का एक छोटा सा सी है जो कि कनेक्ट करता है टू द ओशंस थ्रू वेरियस स्ट्रेट्स। इट इज़ सराउंडेड बाय लिटोरल स्टेट्स सच एज चाइना, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड ताइवान। ये मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से सराउंडेड है ये वेरियस लिटोरल स्टेट्स के द्वारा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दिस कनेक्ट्स द साउथ चाइना सी विद द इंडियन ओशन, वाइल फॉर्मोसा स्ट्रेट्स कनेक्ट साउथ चाइना सी विद द ईस्ट चाइना सी। ये दोनों स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ मलक्का और फॉर्मोसा स्ट्रेट। आपके प्रीलिम्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है। इसके बाद हम अब बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एशियान। देखिए, एशियान का जो इकोनॉमीज़ हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो उनकी इकोनॉमीज़ हैं वो काफ़ी हेविली डिपेंड करती हैं ऑन द पोर्ट्स एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द ट्रेड लेन्स ऑफ साउथ चाइना सी। 1/3 of the world's shipping passes through South China Sea, carrying over 3 trillion in trade each year. आपको जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज़ हैं यानी कि एशियन की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इसके ऊपर बहुत ही बड़े रूप से निर्भर करती हैं, राइट। यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं विच इंक्लूड्स ऑयल, natural gas, fisheries, sea products and other minerals. All the littoral countries of this sea want to explore these reserves for economic development. Again, ये पॉइंट यही है जो बता रहा है कि एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करती हैं ऑन द साउथ चाइना सी। यहाँ पर अगर हम देखें हिस्टोरिकली यूएसए का बहुत बड़ा रोल रहा इन दिस पर्टिकुलर एशियन रीजन। यूनाइटेड स्टेट्स ने हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद की है एशियन कंट्रीज़ की। यही नहीं, यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज़ हैव बीन एबल टू अफोर्ड द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सब्सटेंशियल इंक्रीज इन देयर ओन डिफेंस एक्सपेंडिचर। यानी कि जो उनका रक्षा को लेके खर्चा होने वाला था वो वाला खर्चा यूएसए ने उनके लिए किया, सो दैट एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर प्रॉस्पर कर सकें। उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका हमेशा ही हमारी सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखें 2017 अलोन में अमेरिका ने एशियन कंट्रीज़ के अंदर लगभग 330 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। जो 10 एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 330 बिलियन की इन्वेस्टमेंट केवल अमेरिका ने ही की थी। No group of nations has benefited more from the presence of the US in the region than the ASEAN. ऐसा कोई भी और देशों का समूह नहीं है जिसने इतना लाभ उठाया हो जितना कि एशिया ने उठाया है विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस। अब ये तो रही बात अमेरिका की। अभी तक क्या था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अमेरिका उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, जब अमेरिका उनको रक्षा दे रहा था, तो उस टाइम पर बेसिकली चाइना पिक्चर में नहीं था। फिर आता है चाइना लेकर आता है अपनी 9 डैश लाइन वाली थ्योरी को। चाइना ये बोलता है कि एक 9 डैश लाइन जाती है, ठीक है, जो कि इस तरीके से जाती है और ये बेसिकली एक ग्रेट वॉल ऑफ सैंड की तरह है। यहाँ पे साइड पे जो भी कोस्ट पे सैंड है ये हमारी ग्रेट वॉल ऑफ सैंड की तरह है, जिसके चलते चाइना ने दावा किया अपॉन द परासेल आइलैंड्स, द स्पार्टली आइलैंड्स, द प्रतास आइलैंड्स, द मैकल्सफील्ड बैंक एंड द स्कारबोरो शोल। इन सभी आइलैंड्स और इन सभी चीज़ों के ऊपर चाइना ने धीरे धीरे दावा करना शुरू कर दिया। अब जब चाइना बेसिकली पिक्चर में आया तो उन्होंने अपने जब क्लेम शुरू किए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने कोशिश ज़रूर की कि हम चाइना के क्लेम को जाकर नकारें, लेकिन चाइना ने हर बार क्या किया, चाइना अपने क्लेम्स को एडवांस करने के लिए कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल रीज़न सामने रख देता था। चाइना बोलता था कि ये जो हमारा क्लेम है बेसिकली ये तो हिस्टोरिकल हमारा क्लेम है, ऐतिहासिक दावा है, जो हान डायनेस्टी 2nd सेंचुरी में थी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। In fact, recently Vietnam, Indonesia and Malaysia have approached the UN
expressing that China has no legal basis for the 9 dashed line region. इन जब ये कंट्रीज अप्रोच करती हैं यूएन को और साथ ही में अनक्लॉज के लॉज के तहत अप्रोच करती हैं, उसके बावजूद यहाँ पे चाइना पीछे नहीं हटता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि चाइना बेसिकली फैब्रिकेट करता है एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री एज अ टूल फॉर ग्रैबिंग दिस रीजन, यानी कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है, इतिहास के सबूतों को हिलाता है इन ऑर्डर टू मेक अ क्लेम फॉर दिस रीजन। सो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट ये था कि पहले तो यूएसए था, अब चाइना पिक्चर में आ चुका है। और जब चाइना पिक्चर में आया तो चाइना केवल अपनी 9 डैश लाइन को लेकर पिक्चर में नहीं आया। इनफैक्ट चाइना जब पिक्चर में आया तो उसने अपने ऊपर निर्भर करवाना शुरू कर दिया एशियान की कंट्रीज़ को। अगर आप देखें सेम टाइम पर एशियान ओवरटुक द यूरोपियन यूनियन टू बिकम चाइनाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि ये इसका सबसे बड़ा व्यापार में साझेदार रहा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 एंड चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन एशियान। अब आप इस थ्योरी को समझिए, इस पूरी गेम को समझिए कि एशियान में एक तो पहले अमेरिका के बहुत इंटरेस्ट थे, अब चाइना के भी इंटरेस्ट आने लग गए हैं। एशियान एक बहुत बड़ा समूह है, तो एशियन कंट्रीज नीड चाइना स्पेशली इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड वेयर दे आर स्ट्रगलिंग टू रिवाइव देयर इकोनॉमीज। अब देखिए, डिफेंस के तौर पर एशियान को चाहिए यूएसए, ठीक है, और इकोनॉमीज के तौर पे एशियान को चाहिए चाइना। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यूएसए और चाइना की फ़िलहाल पट नहीं रही है, दोनों में आपस में आपसी तनाव वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेजेस पर है। बिकॉज ये प्रॉब्लम चल रही है तो अब एशियान को लग रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम डिफेंस के तौर पर डिपेंडेंट थे यूएसए के ऊपर, इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर। सो वेयर विल वी गो नाउ, राइट? सो एशियान बेसिकली ये कह रहा है कि China is presenting a binary choice to Southeast Asia to choose between China and USA amid the trade war between these countries. ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, Don't make us choose Southeast Asia in the throes of US-China rivalry. साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली खुद फंसा हुआ है कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि ये पूरी गेम चल रही है। अब रोल आता है इंडिया का। सो यहाँ पर एशियान की एक्सपेक्टेशन है कि जो इंडिया यहाँ पे एक रीजनल पावर बनने का सोच रही है, दे वांट दैट इंडिया की हमें कमिटमेंट मिले कि वो आगे जाके हमें बचा सकेंगी। वाइल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड हाई लेवल एंगेजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, एशियान एक्सपेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम इंडिया इन द फ्यूचर। यानी कि एशियान यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है किससे? भारत से। एशियान वॉन्ट्स टू कलेक्टिवली एनकरेज an increasingly powerful China to pursue strategic interests in a legitimate way and on the basis of respect for international law by involvement of India in the Indo-Pacific affairs. So ये एशियान चाहता है कि इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व हो। ये पहला कारण बना जो कि बेसिकली बना हमारा कि why India should be an important part in the South China Sea. Asian nations ने have time and again taken the initiative to involve India in Indo-Pacific affairs. तो इन्होंने कोशिश बहुत बार की है, लेकिन भारत ने उस तरीके से कभी अपना प्रेपरेशन और उस तरीके से अपना अग्रेशन नहीं शो किया कि जी हाँ हम साउथ चाइना सी में अपने आप को प्रॉपरली उतारना चाहते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, इंडिया के और भी कई सारे इंटरेस्ट हैं जिसके चलते उसको साउथ चाइना सी में अब उतर जाना चाहिए। सी लेन थ्रू साउथ चाइना सीज हैज़ बीन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया फॉर कम्युनिकेशन सिंस द वेरी बिगिनिंग, यानी कि आज से ही नहीं, हिस्टोरिकल टाइम से भी अगर आप देखें, श्री विजय एम्पायर जो यहाँ पर था उस टाइम से भी हम कह सकते हैं कि जो सी लेन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं एंड पैसेज हैज़ बिन अनइम्पीडेड ओवर द सेंचुरीज। अभी तक जो यहाँ पे रास्ता था वो अनइम्पीडेड था, यानी कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, किसी पर्टिकुलर सुपर पावर का वहाँ पर खेल का हैंड नहीं था। India has historical rights established by the practice and tradition to traverse the South China Sea without impediment. यही नहीं, अगर हम देखें nearly 200 billion of India's trade passes through the South China Sea. तो इस चीज़ को भी अगर हम समझें कि एक तरफ तो एशियन आपको बुला रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ हमारा भी तो कितना सारा व्यापार इस साउथ चाइना सी के थ्रू होकर आता है और उसके बाद वो इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होकर आता है। सो क्या हमारे लिए साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट नहीं है? Thousands of Indian citizens study, work and invest in ASEAN, China, Japan and the Republic of Korea. Security and safety of Indian diaspora and their investment in South China Sea region and East Asia is responsibility of the Indian state. Because ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं, ये बेसिकली ये बताती हैं कि इंडिया के लिए साउथ चाइना सी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केवल एशियान के बुलाने की वजह से नहीं, बिकॉज हमारे भी वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट हैं एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया को साउथ चाइना सी की पीस और सिक्योरिटी के लिए अब कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए। साउथ चाइना सी के इश्यूज़ को लेके इंडिया अक्सर चुप रहता है, शांति रखता है, लेकिन अब उसको उसके लिए भी आवाज़ उठानी होगी। इंडिया हैव हाई स्टेक्स इन द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन इन कॉमन विद द अदर्स हु रिसाइड देयर and freedom of navigation as well as other normal activities with friendly countries are essential for India's economic well-being.
सो ये इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, भारत की ही इकोनॉमिक वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वी कैनॉट बी टेकिंग एनी मोर रिस्क एंड वी कैनॉट बी प्रोकैस्टिनेटिंग, यानी कि हम इसको अब और डिले नहीं कर सकते कि कब जाके हम अपने आप को अनाउंस करेंगे इन दी हाईली कंटेस्टेड साउथ चाइना सी रीजन। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।